नमस्कार भैया। आज के वीडियो से शुरुआत हो रही है डीप डाइव सीरीज की। किस चीज की सीरीज? यहां पर मैं बात करने वाला हूं मोनो ब्लॉक पावर एम्पलीफायर के अंदर छुपे जितने भी राज हैं उनके बारे में। आपने कभी सोचा है कि एक हाई फिडिलिटी ऑडियो की दुनिया में आने वाला एम्पलीफायर आखिर बनता कैसे है? कौन से पार्ट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं और कौन सी गलतियों को हमें अवॉइड करना चाहिए? तो ये जो सीरीज है ये आपके लिए है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि आखिर ये जो मोनो ब्लॉक एम्पलीफायर होता है वो होता क्या है। अब भैया मोनो ब्लॉक एम्पलीफायर तो यहां दिख नहीं रहा, लेकिन दिख रहे हैं स्पीकर्स। तो मोनो ब्लॉक एम्पलीफायर एक्चुअली कैसा है कि अभी एट प्रेजेंट मेरे पास क्लास डी की दुनिया के हैं और मैं जो हूं वो क्लास ए बी की दुनिया में जो मोनो ब्लॉक्स आते हैं उनके ऊपर ये सीरीज बना रहा हूं। और वो मोनो ब्लॉक्स अभी एट प्रेजेंट मेरे पास है नहीं। आने वाले बहुत जल्द ही कुछ ही दिनों में मोनो ब्लॉक एम्पलीफायर्स मेरे पास होंगे क्लास ए बी की दुनिया में। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग समझ लें कि आखिर एक मोनो ब्लॉक पावर एम्पलीफायर जो कि हाई फिडिलिटी ऑडियो की दुनिया में आता है वो होता क्या है। जनरली जो एम्पलीफायर्स आते हैं उनमें एक ही बॉक्स के अंदर, एक ही चेसी के अंदर लेफ्ट और राइट दोनों जो है वो चैनल्स के लिए एम्पलीफिकेशन दिया गया रहता है। तो बेसिकली स्टीरियो एम्पलीफायर कहलाते हैं। और बहुत सारे एम्पलीफायर्स ऐसे भी आते हैं जो कि पावर एम्पलीफायर नहीं होते, इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर्स होते हैं। तो इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर्स में आपको इनपुट सिलेक्शन स्टेज मिल जाएगी, हो सकता है इनबिल्ट डैक भी मिल जाए, हो सकता है आजकल तो स्ट्रीमर वगैरह भी देने लग गए हैं नए स्टीरियो एम्पलीफायर्स में। बहुत सारे तरीके के एम्पलीफायर्स होते हैं। लेकिन जो ये मोनो ब्लॉक पावर एम्पलीफायर होते हैं ये थोड़ा अलग हटके होते हैं। यहां पर एक एम्पलीफायर एक चैनल, दूसरा एम्पलीफायर दूसरा चैनल, एक चेसी यानी एक बॉक्स के अंदर जो एम्पलीफायर मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक चैनल को रन करेगा, वो चाहे लेफ्ट हो या राइट। वैसे ही अगर हमको मोनो ब्लॉक एम्पलीफायर की दुनिया में जाना है और दो स्पीकर्स को रन करना है, ऑब्वियसली दो स्पीकर्स को रन करेंगे हम, एक लेफ्ट के लिए एक राइट के लिए, तो वहां हमें दो अलग अलग मोनो ब्लॉक एम्पलीफायर खरीदने पड़ेंगे। इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, मतलब मेरा फेवरेट हर एक चीज एक्चुअली मोनो ब्लॉक से जुड़ी मेरी फेवरेट ही है। तो बेसिकली इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है ना वो होता है कि हर एक चैनल को मिलेगी अपनी खुद की पावर सप्लाई, अपना खुद का ट्रांसफॉर्मर, अपनी खुद की पावर सप्लाई। मतलब प्योरली जो उसको पावर दी जाएगी एक पावर कॉर्ड से कनेक्ट करके अपने हमारे जो बोर्ड में दिया गया रहेगा, स्विच ऑन करेंगे तो एक चैनल के लिए एक पावर सप्लाई, वैसे ही दूसरे चैनल के लिए कंप्लीट दूसरी पावर सप्लाई। सोच के ऐसा एकदम से फील आने लगता है ओहो क्या साउंड क्वालिटी मिलेगी। तो डेफिनेटली यही तो है, वो जो साउंड क्वालिटी होगी वो कैसी होगी पूरी चर्चा उसी के ऊपर होगी। क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि ऐसे ही कोई रैंडम मोनो ब्लॉक डिजाइन नहीं हो जाते, उसके पीछे बहुत सारी क्वालिटी की चीजें छुपी होती है, तभी वो साउंड क्वालिटी जो है वो बेहतरीन सुनाई देती है। तो पावर जितनी साफ सुथरी और जितनी कड़क धमाकेदार पावर मिलेगी एक चैनल को, उतनी ही बढ़िया साउंड क्वालिटी वो निकाल पाएगा। तो पूरा जो सीरीज है इसमें बड़ा मजा आने वाला है। ये वीडियोस को आप जरूर देखिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ये जो वीडियोस है थोड़ा थोड़ा टाइम में मैं बना करके डालता रहूंगा अपने चैनल पे। मोनो ब्लॉक एम्पलीफायर में हमको बिल्कुल सेपरेट मिलती है पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस 0 के बराबर होता है और चैनल सेपरेशन 100% परफेक्ट होता है, जिस वजह से क्लियरिटी, डायनेमिक्स और इमेजिंग हमें नेक्स्ट लेवल पे सुनाई दे सकती है। आपने कभी सोचा है कि जो ऑडियो फाइल्स होते हैं जब वो स्पीकर्स और एम्पलीफायर्स की दुनिया में अपना पहला कदम रखते हैं तो वो मोनो ब्लॉक्स की तरफ क्यों जाते हैं? कभी सोचा इस बारे में? क्योंकि ऑडियो फाइल वर्ल्ड में मोनो ब्लॉक कोई लग्जरी नहीं होता, ये एक्चुअली एक सही क्वालिटी परफॉर्मेंस की रिक्वायरमेंट है। यहां मिलता है हमें एक परफेक्ट चैनल सेपरेशन, क्योंकि लेफ्ट और राइट फिजिकली अलग बॉक्सेस में होते हैं। यहां हमें क्रॉस टॉक ऑलमोस्ट 0 मिलता है, जिसके प्रभाव से इंस्ट्रूमेंट प्लेसमेंट और जो हमारा साउंड स्टेज होती है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत ही वाइड जैसी होनी चाहिए, एग्जैक्टली वैसी, मतलब अमेजिंग सुनाई देती है। हर चैनल का अपना खुद का एक ट्रांसफॉर्मर होता है, अपना खुद का कैपेसिटर बैंक होता है, यानी जब एक म्यूजिकल पीक आता है जैसे कि बेस थंप या ड्रम हिट, तो एम्पलीफायर बिना स्ट्रगल के उस एनर्जी को आसानी से डिलीवर करता है। तो बेसिकली जब पावर सप्लाई शेयर ही नहीं हो रही कहीं,
तो जो हिज हो गया, हम हो गया या किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेरेंस कुछ भी सुनाई नहीं देता। सिर्फ और सिर्फ सुनाई देती है क्लीन ट्रांसपेरेंट साउंड क्वालिटी। और साथ ही यहां पर बात आती है डैंपिंग फैक्टर की। डैंपिंग फैक्टर जो होता है वो ये डिसाइड करता है कि स्पीकर का कोन जो है वो कितना कंट्रोल में मूवमेंट करेगा। मोनोब्लॉक डिजाइन में डैंपिंग फैक्टर नेचुरली इंप्रूव होता है, जिससे बेस टाइट, पंची और कंट्रोल्ड रहता है। अगर आप खुद से कोई एम्पलीफायर बिल्ड करना चाहते हो तो वहां पर आपको 5 बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नंबर 1 बात जो कि है टोरॉइडल ट्रांसफार्मर। यह एम्पलीफायर का दिल होता है। इसका काम है एसी मेंस को सेकेंडरी वोल्टेज में कन्वर्ट करना, जो कि एम्पलीफायर को पावर देता है। ट्रांसफार्मर की क्वालिटी डायरेक्टली साउंड क्वालिटी और डायनेमिक्स को अफेक्ट करती है, इसलिए इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जरूर। फिर आती है नंबर 2 बात जो कि है पावर सप्लाई सेक्शन। इस सेक्शन में रेक्टिफायर होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, और साथ ही कैपेसिटर्स का बैंक होता है जो टीसी को स्मूथ बनाता है। जितनी अच्छी पावर सप्लाई उतनी स्टेबल साउंड। फिर आती है नंबर 3 वाली बात, और वो नंबर 3 वाली बात क्या है? खुद एम्पलीफायर का जो सर्किट बोर्ड होता है, यानी कि मेन बोर्ड, जो एम्पलीफायर जिसे हम कहते हैं एम्पलीफायर बोर्ड, जिसे हम जनरली कहते हैं डीआईवाई की दुनिया में। एम्पलीफायर सर्किट बोर्ड पे कई अलग अलग स्टेजेस होती हैं। इनपुट स्टेज, डिफरेंशियल स्टेज, VAS वास स्टेज, ड्राइवर्स और आउटपुट ट्रांजिस्टर्स। हर स्टेज का अपना रोल है सिग्नल को एम्पलीफाई करना और डिस्टॉर्शंस को कम करना। अब भैया बात करते हैं नंबर 4 पे आने वाली बात के बारे में, और वो बात क्या है? वो बात है स्पीकर प्रोटेक्शन बोर्ड। एक अच्छा प्रोटेक्शन बोर्ड आपके एक्सपेंसिव स्पीकर्स को डीसी फॉल्ट्स से बचाता है, पावर ऑन थंब को रोकता है और शॉर्ट सर्किट्स में एम्पलीफायर को डिस्कनेक्ट करता है। यह एक छोटा सा बोर्ड होता है लेकिन काम बहुत बड़ा करता है। लेकिन हर एक बोर्ड जो अगर हम मार्केट में जो मिलते हैं बोर्ड्स डीआईवाई के, उनके बारे में अगर मैं बात करूं तो उसमें बहुत सारे बोर्ड्स को मैंने टेस्ट किया है, रन किया है, वहां पर चेक किया है। तो जरूरी नहीं है कि आप कोई भी एक स्पीकर प्रोटेक्शन बोर्ड बाजार से खरीदो और वो आपकी साउंड क्वालिटी को बिल्कुल बरकरार रखते हुए बाहर भेजेगा स्पीकर्स तक। इसीलिए हर वो चीज जो कि डीआईवाई की दुनिया में आती है वो हाई फाई नहीं होती। हाई फिडिलिटी ऑडियो की दुनिया में जब हम पहला कदम रखते हैं तो वहां हमको हर छोटी से छोटी चीज के बारे में पता होना चाहिए। स्पीकर प्रोटेक्शन बोर्ड होता है ये हमें पता है, स्पीकर प्रोटेक्शन बोर्ड स्पीकर्स को प्रोटेक्ट करता है ये भी हमें पता है, लेकिन शायद हमें ये ना पता हो कि स्पीकर प्रोटेक्शन बोर्ड जो है वो साउंड क्वालिटी को भी किल कर सकता है अगर सही तरह से डिजाइन ना किया गया हो। कई बार ऐसा होता है कि उसके सर्किटरी में कुछ कंपोनेंट्स इस तरीके के लगे होते हैं जिस वजह से क्वालिटी डाउन हो जाती है। अब आप जिससे खरीदोगे उससे आप पूछोगे भैया कि क्या ये क्वालिटी इसकी अच्छी है, तो दुकानदार क्यों कहेगा या जिसने बनाया है वो क्यों कहेगा कि इसकी साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो बनाना जानते हैं, सुनना नहीं जानते, तो उनको एक्चुअली खुद को ही नहीं पता होता कि उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी सुनाई दे रही है या खराब हो गई है। सब चीज का खेल जो है ना सुनने से जुड़ा होता है। तो जब सुनना सीख जाएंगे तो हम कोई भी एम्पलीफायर खुद का बनाना हो, स्पीकर खुद का बनाना हो, हम सब बना सकेंगे और वो भी हाई फिडिलिटी ऑडियो की दुनिया के हिसाब से बना सकेंगे। देखो क्या होता है कि सामने वाला जो बनाता है ना उसको ये पता है कि भाई ये बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। लेट्स से कोई रिले है, स्पीकर प्रोटेक्शन बोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, उसको ये मालूम है कि भाई ये सबसे बढ़िया रिले है, ये मार्केट में मिलने वाली सबसे बढ़िया रिले है जो कि इतने एक्स रुपीस की आती है। तो इससे महंगी तो भैया अभी बहुत महंगी आती है, लेकिन ये अच्छी क्वालिटी की है, ये मैं लगा देता हूं। उसके बाद ये तो उसने सोच लिया कि बहुत अच्छी क्वालिटी की, लेकिन क्या उससे अच्छी क्वालिटी की नहीं आती? क्या और बेहतर हायर एंड पे चीजें मिलती नहीं है क्या मार्केट में? मिलती हैं। बट पॉइंट ये है कि हम खुद जब खरीदने वाले पूछते हैं कि भैया अच्छा इसका कितना प्राइस है, तो वो कहता है कि 1000 रुपए। तो आप बोलते हो अभी 1000 रुपए का सिर्फ स्पीकर प्रोटेक्शन बोर्ड, तो यार बाकी के एम्पलीफायर के कंपोनेंट मिला जुला करके मतलब 30, 40, 50 हजार रुपए बना ना खरीद लें। फिर आप कहोगे यार कोई सस्ता आता है तो तुम वो बता दो, तो वो कहेगा हाँ मेरे पास सस्ता भी है, ये लो 250 रुपए वाला है, ये भी अच्छा है, बढ़िया क्वालिटी का, उसे तो बेचना है, उसकी हर चीज बढ़िया होगी।
वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मेरी दुकान पे मिलने वाली चीज ये बेकार है, ये घटिया, या उसने अगर खुद ने बनाई है तो ये कभी नहीं बोलेगा ये घटिया, ये बेकार है। लेकिन फिर भाई तुम्हारे पास एक सस्ता आइटम क्यों है और एक महंगा आइटम क्यों है? और जब हम तुमसे टॉप नॉच क्वालिटी की चीज मांग रहे हैं तो तुम उसमें वो एक लेट्स से कि जो मैंने बताया 1000 रुपए का स्पीकर प्रोटेक्शन बोर्ड है वो आप हमको दे रहे हो, लेकिन इससे टॉप नॉच आता है क्या? तो वो अगर बनाने वाला होगा, खुद से कोई बनाता होगा, डीआईवाई करता होगा, तो बोलेगा हाँ आता है, लेकिन भाई वो कस्टम डिजाइन करना पड़ेगा, टाइम लगेगा 1.5-2 महीना, और उसको मतलब कम से कम 3-4 हजार रुपए का उसका आपका खर्चा मान चलिए आएगा। मतलब बड़ा बड़ा ज्ञान देगा कि जिससे कि वो आप मना करके वो 1000 वाली ले लो। तो इट ऑल डिपेंड्स, अगर आपको पूरी नॉलेज है भी तब भी आपको कोई भी घुमा सकता है अपनी बातों में। मैं घूम चुका हूं भाई, मतलब मैं खुद घूम गया हूं तो मुझे पता है कि किस तरह से चीजें होती हैं और किस तरह से हमको अपने आप को खुद को ट्रेन करना होता है बेसिकली। तो जब जैसे मैंने अपनी बात बताई तो मैं अपना एग्जाम्पल शेयर करता हूं, तो मेरे साथ भी कुछ इस तरीके की चीजें हुई, बट ये नहीं बताऊंगा कि किसके साथ और क्या वो सब चीज़ें, क्योंकि सब लोग इंप्रूव करते हैं लाइफ में धीरे धीरे और सब लोग बेटर कर रहे हैं धीरे धीरे चीज़ें, अपनी जो भी चीज़ें वो बना रहे हैं, बनाते आए हैं और आगे बना रहे हैं। तो वहाँ पर अब मुझे नहीं पता कि क्या हुआ होगा क्या नहीं, लेकिन जो मेरा पास्ट का एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताता हूँ। समझिए कि हम एक दुकानदार के पास गए थे, वो अपना खुद का DIY सर्किट बोर्ड्स वगैरह सब कुछ बनाते हैं। उन्होंने हमको दिया, अरे ये मेरे यहाँ का सबसे बढ़िया चीज़ है, आप ये ले जाओ, आप भूल जाओगे, बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया है, सब कुछ ये सब करा के हमको कुछ कंपोनेंट्स जो हमारी रिक्वायरमेंट में आते थे वो उन्होंने हमको दे दिए। अब उनके हिसाब से वो चीज़ उनके पास दी बेस्ट है और उनके सुनने के हिसाब से वो चीज़ उनकी आज तक की बनी बेस्ट चीज़ थी। वो जो चीज़ मैंने 3-4 साल पहले ली होगी उस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर उन्होंने हमको पकड़ाया एक ट्रांसफार्मर, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। जब बहुत R&D की, इतना पैसा लगाया मैंने, मैं सोच रहा हूँ यार मज़ा नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा उस पर डीप रिसर्च की एंड देन फाइनली मुझे समझ में आया क्या क्या चीज़ें हैं। कॉपर की वाइंडिंग नहीं, एल्यूमिनियम की वाइंडिंग की हुई थी, कॉपर की बोल करके मुझे दी गई थी। स्पीकर प्रोटेक्शन बोर्ड्स अच्छे क्वालिटी के नहीं थे, उसकी वजह से साउंड क्वालिटी डाउन हो रही थी। मेरे को सुनना आता है तो मेरे को पकड़ना भी आता है कि कमी कहाँ हो रही है। तो मैंने एक एक चीज को हटाया, चेंज किया, फर्क पता चला। पहले मैंने ट्रांसफार्मर और पावर सप्लाई चेंज नहीं की थी, लेकिन बाद में उस पर भी मैंने डीप स्टडी की, तो मुझे जब पता चला अरे एल्यूमिनियम को तो मतलब मीलों दूर रखता हूं मैं भाई। जहां बात आती है स्पीकर और एम्पलीफायर की दुनिया की, कॉपर सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। तो इस तरह से वहां पर चीजें मैंने धीरे धीरे खुद स्टडी की और खुद को, अपने आप को ट्रेन किया कि देखो सुनना तो आता है, लेकिन सामने वाला मेरे को कल को ये ना बोल के कोई चीज दे सके जो कि चीज अच्छी क्वालिटी की नहीं और मेरे को कह दे अच्छी है और ले लो आप और मैं ले लूं, तो वो ना हो के लिए मैंने खुद को ट्रेन किया। और अब मैं आप लोगों को भी बता रहा हूं जिससे कि जो गलतियां मुझसे हुई पास्ट में वो आगे आपसे ना हो। बहुत ज्यादा जरूरी है जब भी हम कोई भी स्पीकर प्रोटेक्शन हो या अगर बना बनाया एम्पलीफायर सर्किट बोर्ड खरीद रहे हो या हम कोई भी ट्रांसफार्मर खरीद रहे हो या हम कोई पावर सप्लाई यूनिट खरीद रहे हो अपने एम्पलीफायर सर्किट बोर्ड के लिए, तो वहां पर हमको पता होना चाहिए हर चीज के बारे में इन डिटेल कि आखिर फाइनल आउटपुट जो हमारा आएगा वो किस तरह का होने वाला है। तो उसके लिए साउंड को सुनना आना चाहिए। और आज के इसी वीडियो में और एक टिप दूंगा जो कि जुड़ी हुई है कूलिंग सिस्टम से, एम्पलीफायर के हीट सिंक से जुड़ी हुई बात। हाई फिडिलिटी ऑडियो की दुनिया में आने वाले जितने भी एम्पलीफायर सर्किट बोर्ड्स होते हैं उनमें जो भी पावर सप्लाई और हम ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं वहां पर जनरली हाई करंट के हिसाब से सारी डिजाइनिंग की जाती है और उसी डिजाइनिंग के अंतर्गत आउटपुट ट्रांजिस्टर्स जो होते हैं वो हाई करंट को हैंडल कर सकते हैं, इसलिए प्रॉपर हीट सिंक ही उनको जिंदा रख सकती है। थर्मल स्टेबिलिटी क्लास AB एम्पलीफायर्स का मेन चैलेंज होता है। किस पावर के साथ कौन से साइज की हीट सिंक का उपयोग करना है, हीट सिंक का डिजाइन कैसा होना चाहिए, ये जो कुछ चीजें होती हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि अब देखो क्लास AB की दुनिया में ना जो ट्रांजिस्टर्स यूज होंगे, जब हम उनमें हाई करंट देंगे तो जब वो हाई करंट उनमें जाएगा तो वहां हीट बहुत ज्यादा जनरेट होगी। तो हीट सिंक का डिजाइन इस तरह से हो, चेसी के अंदर इस तरह से लगाया जाए कि वो बाहर हो। फैन हमें नहीं यूज करना। कभी भी आप पावर एम्पलीफायर अगर बना रहे हो, मोनोब्लॉक खासतौर पे डिजाइन कर रहे हो, तो वहां पे हीट सिंक जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी बड़ी चाहिए, तो उस हिसाब से
जो एल्यूमिनियम का जो यहाँ एल्यूमिनियम यूज होता है हीट सिंक के लिए एल्यूमिनियम यूज होता है, क्योंकि वो किसी भी सिग्नल पाथ में नहीं आ रहा होता है। बेसिकली वो जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है उसके साथ उसे जोड़ा जाता है, क्योंकि ट्रांजिस्टर जो होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होने लगता है, तो उसकी हीट को डिस्पर्स करने के लिए, हवा में फैला देने के लिए जो है एल्यूमिनियम के हीट सिंक्स का उपयोग किया जाता है। तो वो जो है जितना बड़ा, भारी और अच्छा साइज में होगा उतना ही ज्यादा हमारा जो पूरा ओवरऑल एम्पलीफायर है वो कूल रहेगा, ठंडा रहेगा, जिस वजह से साउंड क्वालिटी जो है हमको बराबर नीट एंड क्लीन सुनने को मिलती रहेगी लगातार, निरंतर। और फिर टोरोडियल ट्रांसफॉर्मर्स, ईआई ट्रांसफॉर्मर्स, ये सब क्या होते हैं, कॉपर वाइंडिंग या फिर एल्यूमिनियम वाइंडिंग, सीआरजीओ क्या होता है, भैया ये सब चीजों के बारे में भी जानकारी दूंगा एक एक वीडियो बना करके बहुत डिटेल में। तो ये जो वीडियो की सीरीज है, जो ये मैंने 5 पॉइंट्स बताए, इनके ऊपर और डिटेल में एक पॉइंट के ऊपर एक वीडियो डिटेल में बनाऊंगा, जहां पे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये जो मोनोब्लॉक पावर एम्पलीफायर की दुनिया है वो चलती है। और जब एक बार मोनोब्लॉक की समझ में आ गई तो भैया स्टीरियो तो फिर बच्चों का खेल हो जाएगा। तो आने वाले जितने भी वीडियोज हैं उनको देखने के बाद आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि डिटेल में समझ में आ जाएंगी चीजें कि किस तरह से चीजें काम करती हैं। और अगर आप खुद भी कोई पावर एम्पलीफायर डिजाइन कर रहे हो, मोनोब्लॉक या लेट से स्टीरियो, तो आपको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा, जिससे कि आप जब खुद कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको ये पता होगा कि किस क्वालिटी की कौन सी चीज़ आप अपने बिल्ड में यूज़ करोगे तो आपको एक हाई फिडिलिटी ऑडियो की तरफ का जो रास्ता है वो मिलेगा, और जिस पे चल करके आप इजीली एक हाई फिडिलिटी ऑडियो में आने वाली साउंड क्वालिटी सुन सकोगे अपने स्पीकर्स से। लेकिन फिर से एक चीज दोहराऊंगा कि अपने इंडियन मार्केट में 90%, इवन 95%, 99 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 95% जो भी DIY का सामान मिलता है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, दैट इज नॉट कहीं से भी हाई फाई की दुनिया में मैं उसको कंसीडर नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि प्रॉब्लम ये वही है कि छोटी छोटी चीजों में ना जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिल पा रही है, बनी बनाई चीजें मिल रही हैं, अब उसी में से सेलेक्ट कर लो। अब बनी बनाई चीज में क्या कुछ एक्स्ट्रा भी है, लेट्स से कि मैं एक टोरोडियल ट्रांसफार्मर मुझे खरीदना है, बना बनाया मिल रहा है। अब मेरे पास एक टोरोडियल ट्रांसफार्मर बनाने के लिए तो मैं फैक्ट्री में जाऊंगा नहीं और उनको बोलूंगा वो बना के देंगे भी, तो पता चला वो टोरोडियल ट्रांसफार्मर ही 6-8 हजार रुपए का ले लिया उन्होंने मुझसे, जैसा मुझे चाहिए। लेट्स से कि मेरे को एक टोरोडियल ट्रांसफार्मर चाहिए 30-0-30, तो भैया अब हमने बाजार में देखा तो उसमें क्या मिल रहा है हमको, 30-0-30 के साथ में 12-0-12 भी मिल रहा है, जो मुझे जरूरत नहीं है। साथ में एक और 0-12 भी मिल रहा है फ्री में जो कि मुझे चाहिए नहीं। मेरे को चाहिए प्योर टोरोडियल ट्रांसफार्मर मेरे पावर एम्पलीफायर सेक्शन के लिए। कहां मिलेगा? रेयरेस्ट रेयर केस में आपको इस तरह का टोरोडियल ट्रांसफार्मर मिलेगा जो कि सिर्फ और सिर्फ 30-0-30 दे। यानी कि अगर मेरी रिक्वायरमेंट 30-0-30 है, किसी की 40-0-40, 50-0-50। अभी आपको लगेगा कि हाँ आगे छोटे मोटे कंपोनेंट्स, जैसे कि मैंने कहा कि बोर्ड जो स्पीकर प्रोटेक्शन है उसके लिए भी तो 0-12 की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो तो टोरोडियल ट्रांसफार्मर मिल रहा है, तो वहां से हम लेके लगा देंगे। नहीं, पावर शेयर नहीं करनी मुझको। मेरे को अगर बनाना है एम्पलीफायर, मेरे को टोरोडियल ट्रांसफार्मर एक अलग लगा दूंगा, मैं 0-12 के लिए एक ट्रांसफार्मर एक अलग लगा दूंगा, मैं 2 ट्रांसफार्मर का यूज कर लूं। अगर मेरे बिल्ड में मेरे को इस तरह की रिक्वायरमेंट है तो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं, मैं खर्चा कर सकता हूं, मैं बनाना चाहता हूं, लेकिन मेरे एक के लिए बना के कोई दे थोड़ा मुश्किल भी होता है और टाइम भी लेता है चीजें। और वही मैंने बताया ना, अगला आदमी आपको ऐसा घुमाएगा 20 दिन 25 दिन में मिलेगा, बहुत टाइम लगेगा उसके लिए और वो सब चीजें होंगी। आप खुद थकार के बोले कि चल जो मिल रहा है वही ले लेते, अपने को तो बनाना है एम्पलीफायर। ये तो मैंने एक ट्रांसफार्मर के बारे में बात की। पावर सप्लाई के बारे में भी तो आगे वीडियोस आएंगे, आप समझोगे वहां पर क्या क्या चीजें की जरूरत होती है, किस तरह की पावर सप्लाई, क्योंकि हमको पता ही नहीं है, हमको मालूम ही नहीं है कि किस तरह की पावर सप्लाई हमारे एम्पलीफायर बोर्ड के लिए सही रहेगी। सामने वाला बस बोल के दे देता, अरे सर ये तो दी बेस्ट है, ये ले लो आप, इससे बढ़िया कुछ नहीं है, इस बोर्ड के साथ ये पावर सप्लाई, ये इसमें सबसे बढ़िया कैपेसिटर लगाए मैंने, ये ब्रांड के, एक्स ब्रांड के, अरे तो मतलब वाह। बाकी का सर्किट कैपेसिटर लगा देने से नहीं हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल में समझाऊंगा, तो वहाँ से शायद आप लोगों को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल पाएगी। तो फिलहाल मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि
कुछ और टॉपिक्स जो मैं कवर कर सकूं जिनके बारे में मैंने यहां ना बोला हो, अगर आप उनके बारे में भी जानकारी चाहते हैं तो उनके ऊपर भी इसी सीरीज में 1-2 एपिसोड्स और ले आऊंगा जहां पर कि उन चीजों के बारे में बता सकूं जो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछेंगे। तो फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।